हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th के जियोग्राफी का जो 5th चैप्टर चल रहा है इंडस्ट्रीज उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ये अपना 4th पार्ट है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने 3 वीडियो में कंप्लीट किए हैं कि इंडस्ट्री जो होती है क्या होती है और इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, साइज़ के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे, रॉ मटेरियल के बेसिस पे। फिर हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री जो होती है उसको कहीं पे लोकेट करने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पढ़े। उसके बाद में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल सिस्टम जो होता है वो किस तरह से कंसिस्ट होता है, उसके बारे में पढ़ा था। अब जो आज का अपना जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में, कि इंडस्ट्रियल रीजन यानी इंडस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड के किस कोने में ज़्यादा जो है इंडस्ट्री है, या इंडस्ट्रियल एक रीजन का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मोस्टली जो है वो इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री लोकेट है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स emerge when a number of industries locate close to each other। इंडस्ट्रियल रीजन उस रीजन को कहा जाता है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री एक दूसरे के पास में लगी होती है। बहुत सारे जो इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, वो क्लोज टू ईच अदर यानी एक दूसरे के एकदम पास में होती है, तो वो एक फिर पूरा रीजन बन जाता है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री होती है। शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, और एक दूसरे मीन्स ये जो क्लोज होते हैं, पास में होते हैं, तो बेनिफिट भी शेयर करते हैं एक दूसरे का। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। याद रखने आपको कि जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड के अंदर वो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। तो ये जो चार जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड के, तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि ईस्टर्न नॉर्थ, एक तो हो गया ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ये चार रीजन जो सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड के अंदर, चारों आपको नाम याद रखने हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज। जो मेजर इंडस्ट्रियल जो रीजन है वो टेम्परेट एरियाज है, या नियर सी पोर्ट्स है, या स्पेशली जो कोल फील्ड्स हैं, इन जगह पे इंडस्ट्रियल जो रीजन है वो ज़्यादातर जो है वो पाए जाते हैं। मैप के थ्रू देखते हैं हम। आप यहाँ पे ये वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन जो है मैप देख सकते हो। इसमें इंडस्ट्रियल रीजन जो है, इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब अभी हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल रीजन होता क्या है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री जो होती है वो एक दूसरे के क्लोज होती है, पास में होती है, तो उसको इंडस्ट्रियल रीजन बोलते हैं। और इंडस्ट्रियल बेल्ट होता है वो अलग होता है। तो इंडस्ट्रियल रीजन आप यहाँ पे ये वाला जो दिख रहे हो ब्लैक वाला पार्ट, जो ब्लैक जहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारा इंडस्ट्रियल रीजन है। जितने भी आपको यहाँ पे ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन है, यानी यहाँ पे इंडस्ट्री जो है, फैक्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो इसलिए इनको इस तरह के रीजन को बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स। लाइक इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे मुंबई हो गया, पुणे क्लस्टर हो गया, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन हो गया, हुगली रीजन हो गया, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन हो गया, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गया, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट हो गया, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन हो गया, एंड द कोलाम त्रिवेंद्रपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो गया। ये इंडिया के कुछ जो इंडस्ट्रियल रीजन हैं उनके नाम दिए गए हैं, तो आपको इनको याद रखने हैं, मेमोराइज करने की। इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल रीजन है उनके आपको नाम याद रखने हैं। 2-3 नाम आपको जरूर याद रखने हैं। मुंबई पुणे क्लस्टर हो गया, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन हो गया, हुगली रीजन हो गया, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन हो गया, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गया, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट हो गया, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन हो गया, एंड द कोलम त्रिवेंद्रपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो ये कुछ इंडिया के अंदर अभी हमने जो मैप में देखा था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है या इंडस्ट्रियल रीजन है वो उनकी जो इंडस्ट्री की लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पे है। और इसमें हम यहाँ पे जो अभी हम बात की है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है या जहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली इंडस्ट्री जो है वो सेटअप है। यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर दिया हुआ है, आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। इंडस्ट्रियल डिजास्टर यहाँ पे दिया गया। इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब इन इंडस्ट्री की वजह से एक बहुत बड़ी जो आपदा या इंसिडेंट एक हुआ था पीछे। आपने भोपाल गैस इंसिडेंट के बारे में सुना होगा, जो 1984 में हुआ था। तो ये एक मीन्स अगर हम कहें तो इंडस्ट्री की वजह से अभी तक का अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो है इंसिडेंट इसको माना जाता है। बहुत बड़ा नुकसान जो है, बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हुई थी।
तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स या डिजास्टर मेनली ओकू ड्यू टू टेक्निकल फेल्योर। ये होता कब है इंडस्ट्रियल डिजास्टर या इंडस्ट्रीज जो इंसिडेंट होती है, ये होती कब है? ये होती है टेक्निकल फेल्योर की वजह से, या कोई इररेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग होती है। ये हेजार्डियस जो मटेरियल्स होते हैं, हेजार्डियस का मतलब जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायी जो ये केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो अगर इनका हैंडलिंग अच्छे से नहीं करते या इररेस्पॉन्सिबल तरीके से हैंडलिंग करते हैं तो इसमें मीन्स ये चांसेस ज़्यादा होते हैं इस तरह के इंसिडेंट होने के। या कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है, टेक्निकल फेल्योर हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाला जो इंसिडेंट या इस तरह के इंडस्ट्रियल डिजास्टर टाइप के इंसिडेंट होते हैं। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम ओक्यूर्ड इन भोपाल। ये ऑल टाइम की बात हो रही है कि जो इंडस्ट्री की वजह से सबसे जो बड़ा जो डिजास्टर हुआ था वर्ल्ड का, वो हुआ था भोपाल। जो अपना भोपाल जो है एमपी के अंदर, या एमपी का जो कैपिटल है, उसमें 3 दिसंबर 1984 अराउंड 12:30 बजे, ये रात की बात है, 12:30 बजे 3 दिसंबर 1984 को ये जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर है भोपाल के अंदर होता है। ये जो हुआ था वो था एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट जो था, जिसमें हाईली जो पॉइजनियस यानी जो बहुत ज़्यादा जहरीली गैस जो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, ये जो गैस थी वो लीक हो गई थी, जिसके साथ में हाइड्रोजन साइनाइड वो भी लीक हो गई थी। कुछ और रिएक्शन प्रोडक्ट थे जो लीक हो गए थे। ये यहाँ पे जो लीक कहाँ से हुए थे, ये भोपाल के अंदर USA की ये कोई कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड बनाने की एक कोई कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो थी USA की थी, पेस्टिसाइड बनाने का काम करती थी ये भोपाल के अंदर। तो ये जो यूनियन कार्बाइड जो थी, इसमें से ये जो गैसेस होती है MIC हो गई, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, कुछ अदर जो रिएक्शन प्रोडक्ट थे वो भी वहाँ पे लीक हो जाते हैं। और ये जो कंपनी कहाँ की थी, USA की कंपनी थी, पेस्टिसाइड बनाती थी इंडिया के अंदर, यूनियन कार्बाइड। द ऑफिशियल डेथ टोल वॉज 3,598 इन 1989। ये कि ऑफिशियल जो डेथ जो थी इसकी वजह से जो ये इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से अप्रोक्सीमेट ये फिगर दिया हुआ है 3598 जो है, इतने लोगों की डेथ हो जाती है। और ये फिगर जो था वो 1989 में ये फिगर जो दिया गया था उसके आधार पे कह रहे हैं। थाउजेंड्स हु सर्वाइव स्टिल सफर फ्रॉम वन और मैनी एलिमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस। अभी भी मीन्स वहाँ पे बहुत सारे जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स से सामना कर रहे हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस हो गया, मीन्स दिखाई नहीं देना, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, या उनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है या इम्यून सिस्टम में खराबी होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर जो होते हैं। तो इस तरह के ये जो प्रॉब्लम्स सारे जो क्रिएट हुए थे वो ये जो भोपाल के अंदर इंसिडेंट हुआ था, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह से ये जो इंडस्ट्रीज़ है वो अगर इनका इररेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग करते हैं या टेक्निकल फेल्योर होता है तो उसकी वजह से कितना बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। इन अनदर इंसिडेंट ऑन 23 दिसंबर 2005, एक और इंसिडेंट जो है वो एक और इंसिडेंट होता है 23 दिसंबर को 2005 में, और ये होता है ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन जाओक्युआओ, चोंगजिंग, चाइना। ये चाइना के अंदर जो है एक गैस वेल होता है, जो गैस का जो कुआं होता है, उस गैस का कुआं जो होता है, जिसमें से ये दिया हुआ चाइना के अंदर जो है गाओक्याओ, चोंगजिंग, चाइना। तो इसमें जो है 243 पीपल जो है 243 लोगों की इसमें मौत हो जाती है, और अबाउट 9,000 के आसपास में इंजर्ड हो जाते हैं, और 64,000 के आसपास में वर इवैक्यूएटेड, मीन्स वहाँ से वो 64,000 जो है उनको इतना जो नुकसान होता है उसके बाद में वो तैयार हो जाते हैं। फिर मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन, कि जब ये एक्सप्लोजन होता है इस वेल के अंदर, गैस वेल के अंदर जब विस्फोट होता है, तो बहुत सारे लोग इस वजह से मर गए कि वो वहाँ से भाग नहीं सके, अनेबल थे भागने में। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड बर्न्स टू देयर आइज़, कि जो भाग नहीं सके वहाँ से, तो फिर उन्होंने जो उनकी आंखें थी वो एक तरह से बर्न करने लग गई थी, जलने लग गई थी।
आइज़ हो गई या स्किन हो गया, लंग्स फ्रॉम द गैस, उस गैस से फिर उनका आइज, स्किन एंड लंग्स थे ये मीन्स जलना शुरू कर दिया था, या जलने की वजह से ये सारे फिर डेथ हो जाती है। तो दूसरा जो इंसिडेंट, पहला इंसिडेंट भोपाल के अंदर हुआ था, दूसरा इंसिडेंट जो पहला जो इंसिडेंट हुआ था 1984 में, दूसरा 2005 में चाइना के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था, जिसमें भी काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है। रिस्क रिडक्शन मेजर्स कि किस तरह से ये जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे जो रिस्क होता है उसको कम से कम जो है वो किया जा सके, या कम से कम ऐसे चांसेस हो जो इस तरह के इंसिडेंट वहाँ पे क्रिएट हो। तो पहला इसमें पॉइंट दिया हुआ है, डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। और ये हम देखते भी है कि इंडस्ट्री जो लोकेट की जाती है किसी भी सिटी के अंदर, तो वो जो रेजिडेंशियल एरिया होता है उससे काफ़ी दूर जो होती है ये इंडस्ट्री या इंडस्ट्रीज जो होती है वो सेटअप की जाती है। मीन्स जो रेजिडेंशियल यानी जो लोग जहाँ पे रहते हैं, जिनके घर होते हैं, उनसे काफ़ी दूर होती है ये फैक्ट्री वाला एरिया होता है, ताकि अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो भी तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट इन रेजिडेंशियल एरिया पे नहीं पड़े। तो पहला पॉइंट की जो इंडस्ट्रियल जो बेल्ट होता है या इंडस्ट्रियल रीजन होता है या इंडस्ट्री जो होती है वो सिटी से काफ़ी दूर हो या रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर हो। सेकेंड नंबर पॉइंट दिया हुआ है, पीपल स्टेइंग इन द vicinity of industries should be aware of the stories of toxins and hazardous substances and their possible effect in case of an incident occurs। कि जो लोग इनके विसिनिटी में रहते हैं, मीन्स पास में इनके या पड़ोस में जो रहने वाले होते हैं, इंडस्ट्री के जो पास में जो लोग रहते हैं, उनको पहले से इस तरह की जो ये जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं, हैजार्डियस सब्सटेंसेस होते हैं, इनसे पहले से अवेयर इनको रहना पड़ता है कि अगर इन केस इस टाइप का कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो उनको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा कि इस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो क्या कर सकते हैं। तो सेकंड वाला पॉइंट है कि अगर जो कोई रेजिडेंशियल एरिया है पास में इंडस्ट्री के, तो उनको पहले से तैयार रहना पड़ेगा इस तरह की टॉक्सी और हैजार्डियस सब्सटेंसेस को लेके। थर्ड नंबर पॉइंट है, फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। कि जो फायर वार्निंग है या फाइटिंग जो सिस्टम है, मीन्स आग जो बुझाने वाला सिस्टम हो गया, अगर आग लग जाती है कुछ भी इस तरह से होता है तो वो सिस्टम अच्छे से वहाँ पे इम्प्रूव्ड सिस्टम होना चाहिए। 4 नंबर, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज शुड बी लिमिटेड। कि ये जो टॉक्सिक जो सब्सटेंसेज है, मीन्स जहरीले जो भी ये सब्सटेंसेज है, उनका स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिट में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ओवर लिमिट में, लिमिट इतना है कि इतने जो सब्सटेंसेस है जिनको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन उससे अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर चांसेस इंसिडेंट के क्रिएट होते हैं। पोल्यूशन डिप्रेशन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव्ड। कि पोल्यूशन जो डिस्प्रेशन जो होता है, डिस्पर्सन कि पोल्यूशन जो क्रिएट होता है इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से, उसको भी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना चाहिए, या पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो ऐसा भी इंडस्ट्री को जो है वो करना चाहिए।